हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड तड़का। तो आज अपने डिस्कस करेंगे सीएसआई नेट नवंबर 2020 का सॉल्यूशन फिजिकल साइंसेज का। तो पहले मैंने डिस्कस किया था सीएसआई नेट फरवरी 2022 का सॉल्यूशन। अब 2020 नवंबर का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो आज अपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसने पहले वाला जो वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखा वो अपने देख सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है प्लेलिस्ट का लिंक, तो उससे ओपन करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, a couple lives in a house with their sons and daughters and no one else. The couple has four sons and each of the sons has exactly two sisters. How many persons live in that house? तो पर्सन कितने रहते हैं हाउस में, ये फाइंड करना है। देखिए ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो है, लेकिन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जैसे पहले कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसका भाई कौन है, उसकी बहन कौन है, फलाना कौन है, ढिंगड़ा कौन है, ये पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन आजकल इसमें सीएसआई नेट में नहीं पूछे जाते, गेट के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट सीरीज मेरी जैसे सीएसआई नेट के बाद सीएसआई नेट का अपने एग्जाम हो जाए 5 जून को, सॉरी 6 7 8 को जो भी है एग्जाम, तो उसके बाद मैं गेट की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गेट की स्टार्ट सीरीज में भी ज़्यादा से ज़्यादा आप कोऑपरेट करें, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें मेरे मेरे चैनल को। सो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कपल लिव्स इन ए हाउस। कपल का मतलब है एक पति और पत्नी। ठीक है, जैसे मेल को मैंने बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है, मेल एंड फीमेल, ये अपने लिख लेते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो हस्बैंड वाइफ लिखते हैं। ये अपने एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, हस्बैंड है और उसकी वाइफ है। ठीक है जी, ये अपने दोनों रहते हैं। तो विद देयर सन्स एंड डॉटर्स, ठीक है, उनके सन और डॉटर हैं। एंड नो वन एल्स। द कपल हैज फोर सन्स। कितने सन्स हैं? 4 बेटे हैं। 1 2 3 4, 4 सन्स हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ ABCD, या फिर अपने ऐसे लिखते हैं सन को S1 S2 S3 S4, S1 S2 S3 S4, 4 सन्स हो गए ना दोनों के, हस्बैंड वाइफ के, कपल के। उसके बाद क्या है, ईच ऑफ द सन हैज एग्जैक्टली 2 सिस्टर्स। हर सन की 2 सिस्टर्स है, एग्जैक्टली मतलब 2 बहनें हैं। ठीक है, हर सन की मतलब हर पुत्र की 2 बहनें हैं। या फिर अपने बात करें हर पुत्र की 2 बहनें का मतलब क्या है, सभी की 2 बहनें हैं। ठीक है, कॉमनली 2 डॉटर्स हैं। ठीक है, D1 एंड D2, ये अपने सपोज कर लेते हैं D1 D2। तो कितने मेंबर्स होंगे फैमिली में, ये काउंट करना था। देखो 2 तो कपल हो गए, उसके बाद 4 उसके सन्स हो गए, 2 क्या होगी, डॉटर्स होगी। 2 डॉटर्स ही काउंट होंगी। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में गिवन है एग्जैक्टली 2 डॉटर्स। ठीक है, ईच ऑफ द सन, ईच ऑफ द सन का मीन्स ये नहीं है कि एक एक सन की 2 डॉटर है तो दूसरे सन की भी 2 डॉटर काउंट होंगी। ठीक है, कॉमनली 2 डॉटर्स होंगी ना इनकी, तो 8 डॉटर्स नहीं होंगी, मतलब 8 बहनें नहीं होंगी इनकी, चार चार भाइयों की, 4 भाइयों की 2 बहनें होंगी सिर्फ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए गिवन था। अपने टोटल मेंबर्स कितने आ गए, 8 आ गए, तो ए ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। सो ए ऑप्शन इसका राइट था। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम एज शोन इन द फिगर इज। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है। ये अपने मेंसुरेशन के चैप्टर में मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, सीएसआई नेट नवंबर 2020 का अपने क्वेश्चन, जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अपने प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो वही डिस्क्रिप्शन लिंक से। ठीक है, उससे अपने टॉपिक वाइज भी आप टॉपिक क्लियर कर सकते हो। सो अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम एज शोन इन द फिगर, इसका एरिया फाइंड करना है ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए इसका पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें अपने, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इसको इंटू कर दें अपने किससे, हाइट से। ठीक है, ये अपने क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। चलो जी, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स,
ए एंड बी इसकी पैरेलल साइड्स है तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए कि इसकी हाइट आनी चाहिए। हाइट क्या है, हाइट अपने सर्कल गिवन है, सर्कल का अपने देखें तो इसकी सर्कल की डायमीटर 2r, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, बेसिकली हाइट होगी, ठीक है। हाइट होगी ना इसकी, किसकी, ट्रेपेजियम की, तो 2r इसकी हाइट आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आ जाएगी r इंटू ए प्लस बी। तो ये अपने सिंपल क्वेश्चन था, अपने डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। सो अपने 15 क्वेश्चन करने होते हैं, 15 क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। कई क्वेश्चन जैसे 10 क्वेश्चन तो मैक्सिमम जैसे सॉल्व हो सकते हैं आराम से। कभी कभार जिनका बेसिक क्लियर है, थोड़ा सा कुछ भी पढ़ के नहीं जा रहे, और उस उनके 5 क्वेश्चन तो इजिली सही हो सकते हैं, ठीक है। CSI नेट इसमें जनरल एप्टीट्यूड में, जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा सा स्कोर को बूस्ट करने का काम करता है ना, मार्क्स को बढ़ाने का काम करता है। लास्ट में मैं थोड़ा सा आपके लिए लेक्चर बोर्ड बना दूंगा, अपने कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को वो थोड़ा सा बता दूंगा। बाकी आप पढ़ते रहें और क्या प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है DI से रिलेटेड, ठीक है। DI का टॉपिक भी मैंने क्लियर करवाया है आपको, ठीक है। सेपरेटली 2 वीडियोज इसकी अपलोड की जा चुकी हैं DI की, ठीक है, तो वो भी देख सकते हो आप। राइस प्रोडक्शन इन 6 स्टेट्स ABCDE and F in 2 consecutive years as are shown in the diagram in linear scale, ठीक है। लीनियर स्केल में अपने गिवन है among the states that saw a fall in production in the drought year, the maximum and minimum relative fall was respectively in states। कहाँ पे अपने मैक्सिमम फॉल हो रहा है, मैक्सिमम फॉल और मिनिमम फॉल कैसे फाइंड करेंगे। मैक्सिमम फॉल एंड मिनिमम फॉल अपने देखना है कौन से अपने ईयर में होगा, ठीक है। ABCDEF ये अपने क्या गिवन है, स्टेट्स गिवन है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, ये अपने इसका ईयर्स गिवन है, 2 ईयर्स गिवन है। ए के 2 ईयर्स हैं जैसे, ठीक है, प्रीवियस वन एंड नेक्स्ट वन, वैसे ही। तो अपने क्या देखना है, मैक्सिमम फॉल और मिनिमम फॉल। मैक्सिमम फॉल और मिनिमम फॉल कैसे काउंट करेंगे, जैसे जैसे फाइनल वैल्यू, ठीक है, फाइनल वैल्यू देखें या फिर फाइनल प्रोडक्शन देखें, ठीक है। फाइनल प्रोडक्शन या फिर फाइनल ईयर में प्रोडक्शन, जो दूसरे ईयर में प्रोडक्शन है वो देखें, उसका रिस्पेक्टिवली अपने प्रीवियस प्रोडक्शन देखें, ठीक है। इनिशियल प्रोडक्शन देख लें या फिर, ठीक है, उसको अपने डिवाइड कर दें तो वो अपने क्या आ जाएगा, इसके रिलेटिव क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्शन। या फिर अपने ऐसे देखते हैं, फाइनल प्रोडक्शन की बजाय फॉल इन प्रोडक्शन, ठीक है, फॉल इन प्रोडक्शन देखते हैं। चलो, विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस प्रोडक्शन, फॉल इन प्रोडक्शन, ठीक है, फॉल कितना हो रहा है प्रोडक्शन में वो अपने देखते हैं। वो कंपैरिजन करके, जैसे ग्राफिकल फॉर्म गिवन है, इसका बार ग्राफ गिवन है, उससे अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे ए वाले में थोड़ा सा अपने देखें कि ए वाले केस में जो फॉल है ये तो अपने मैक्सिमम है, ठीक है। ए से ज्यादा डी में आ रहा है ना मैक्सिमम फॉल, ठीक है, डी में ज्यादा फॉल आ रहा है। लेकिन डी में क्या है, डी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसका जो प्रीवियस वन वाला जो है, प्रीवियस ईयर में प्रोडक्शन है, इसका अपने रेशो फाइंड करें, ये क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। पहले अपने मैक्सिमम वाला केस देख लेते हैं। मैक्सिमम वाला केस कौन सा आएगा, मैक्सिमम वाले केस में जो ऊपर वाली वैल्यू है ये कम होनी चाहिए और नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये अपने केस होना चाहिए मैक्सिमम वाले में। चलिए, सॉरी, ऊपर वाली वैल्यू अपने ज्यादा होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू कम होनी चाहिए ना, ठीक है। अपने मिनिमम वाले केस में ऊपर वाली वैल्यू कम होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। देखो मिनिमम के लिए देखें, अपने मिनिमम के लिए अपने थोड़ा सा एफ को अपने मेजर करके देखें। जैसे एफ का जो फॉल है ये बिल्कुल मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है। और अपने जो प्रीवियस वन वाले में क्या है, प्रोडक्शन भी ज्यादा है, ठीक है, प्रोडक्शन भी ज्यादा है, जिसमें अपने फॉल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिस्पेक्टिवली फॉल ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो एफ वाले केस में क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा फॉल, ठीक है। और अपने जैसे बी वाले केस में देखें, बी वाला तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि बी वाले में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फॉल नहीं हो रहा, ठीक है, इसमें तो इंक्रीज हो रहा है। और अपने
एफ वाले केस में क्या आ गया, मिनिमम आ गया इस केस में, ठीक है। अब उसके बाद हाँ ड्रॉट ईयर और प्रीवियस ईयर ये गिवन है ना, हाँ ठीक है चलो ये मिनिमम आ गया। उसके बाद अपने ड्रॉट ईयर में, ठीक है, ड्रॉट ईयर में क्या होना चाहिए अपने, मैक्सिमम फॉल होना चाहिए ना, ठीक है। मैक्सिमम फॉल के लिए अपने देखें, जैसे डी को देख लेते हैं, डी वाले केस में क्या है, मैक्सिमम फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा फॉल आ रहा है ना, ठीक है। और जो इसकी नीचे वाली वैल्यू है, जो नीचे वाली वैल्यू मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर में, ठीक है, ये वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, लेकिन इसका फॉल भी तो क्या है, मैक्सिमम है। तो अपने डी वाले केस में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, और एफ वाले केस में क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। सो ए ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको मान सकते हो आप 10, 20, 30, 40 और भी इजी हो जाएगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। मान के कर लो, मान के करोगे ज्यादा इजी रहेगा, मान के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको 50 मान सकते हो आप, ठीक है। प्रोडक्शन को अपने वैल्यू मान के अपने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू मान के क्या होगा, जैसे ए वाले में, एफ वाले में अपने यहाँ पे मान लो 45 है, ठीक है, ये बीच में यहाँ पे 45 है, और ये 42 आ गया, 3/42 45 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आ जाएगा फॉल रेशो, ठीक है, फॉल रेशो आ जाएगा, रिस्पेक्टिव फॉल, ये अपने आ जाएगा 3/45 आ जाएगा। और इसका जो फॉल आएगा ये कितना आएगा, अपने कितना फॉल हो रहा है, 40 में से 10 माइनस करें 30 का फॉल हो रहा है। ये तो किसका फॉल था, एफ का, ठीक है। और डी का फॉल अपने देखें 30 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपने जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 40, ठीक है, 3/4 आ जाएगी, और ये आ जाएगी 1/15, ठीक है। ये मैक्सिमम फॉल आएगा और ये मिनिमम फॉल आएगा इस केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि ए बैंक पेज इंटरेस्ट टू इट्स डिपॉजिटर्स कंपाउंडेड ईयरली इफ ए डिपॉजिट बिकम्स 54,000 at the end of third year and 64,800 at the end of sixth year. What is the principal invested in this deposit? तो प्रिंसिपल इन्वेस्टेड फाइंड करना है, जो प्रिंसिपल वैल्यू अपने काउंट करनी है। चलिए अपने देखते हैं, जैसे एक बैंक है, ठीक है, वो कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है कि अपने इफ ए डिपॉजिट बिकम्स 54,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। जैसे अपने ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अपने कंपाउंडेड वैल्यू फाइंड करनी हो और कंपाउंडेड अपने अमाउंट फाइंड करना हो, ठीक है, वो कैसे फाइंड करते हैं, कंपाउंडेड अमाउंट, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, जैसे P इंटू 1+R/100, इसकी पावर में क्या आ जाता है, N आ जाता है। ये अपने वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अपने जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने 54,000 हो रहा है थर्ड ईयर के लास्ट में, तो 54,000 आ जाएगा थर्ड ईयर के लास्ट में, इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100, इसकी पावर में 3 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद क्या है, एंड 64,800 एट द एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर, 64,800 आ गया कहाँ पे, सिक्स्थ ईयर के एंड में, तो 1+R/100 की पावर में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन आ गई। उसके बाद क्या करें, अपने दोनों इक्वेशन में अपने क्या करना है, P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दोनों इक्वेशन की हेल्प से। कैसे काउंट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट का अपने स्क्वायर कर दें, सेकंड से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। जैसे 64,000 है, आगे अपने जैसे 64,800 है, और ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 54,000 के स्क्वायर से, ठीक है, 54,000 के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, दो बार लिख लेते हैं 54,000, ठीक है, इजिकल टू आ गया इधर P इंटू 1+R/100, इसकी पावर में क्या है, 6 है, और दूसरे वाले में P इंटू 1+R की पावर 100, इसकी पावर में 3 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, P² इंटू 1+R की पावर 100, R/100 की पावर 6 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू भी कैंसिल होगी P से P, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64,800, सॉरी अपॉन में आएगा ना ये, ठीक है, 54,000 इंटू 54,000 अपॉन में 64,800, ये वैल्यू आ जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करते हैं अपने, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, ठीक है, और ये भी 4 से हो जाएगा, 4 1 जा 4,
4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20, ठीक है। फिर 4 से कैंसिल हो रहा है, उसके बाद 4 से कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो ये कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा, हाँ 3 4 जा 12, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, तो ये 54 से ये कैंसिल हो गया 1000, ठीक है। 45 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 45,000 रुपीज। तो ये क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये अपने सी ऑप्शन आ जाएगा 45,000, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, हर बार नहीं आता कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, आ भी सकता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। जैसे मैंने प्रॉफिट लॉस का टॉपिक करवाया है, इसकी प्रॉफिट लॉस की 2-3 वीडियो है, ठीक है, उसको देख लें आप, तो उससे आइडिया मिल जाएगा। वैसे मैक्सिमम अपने को 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं ना आउट ऑफ 20, ठीक है। तो आप जैसे क्वेश्चन इजी आता है, जिसका थोड़ा सा बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आता है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ज्यादा मुश्किल आता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आप लीव कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को छोड़ना भी एक आर्ट है, ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ना भी क्या है, अपने आप में आर्ट है, कि टाइम वेस्ट न करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाने की कोशिश करें, कि टाइम बचा के अपने अदर क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड कर सकें, जो क्वेश्चन अपने को आते हैं उन पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लास्ट टाइम है ये अपने पेपर का, जो भी है जून से अपने एग्जाम स्टार्ट ही हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 ग्लास वैसेज वर टू बी पिक्ड, 1 ईच इन 10 बॉक्सेस मार्क्ड ग्लास, ठीक है। 10 बॉक्सेस है, उस पे अपने ग्लास मार्क्ड है, उस पे उसमें क्या अपने 10 ग्लास वैसेज क्या है पैक्ड किए हैं, ठीक है। 12 ब्रास वैसेज वर टू बी पैक्ड, 1 each in 12 boxes marked brass, 4 vases and boxes got mixed up, 4 वैसेज एंड बॉक्सेस क्या हो गए, मिक्सअप हो गए। मतलब क्या है, किसी में ग्लास जाना था तो ब्रास चला गया, ब्रास जाना था तो ग्लास चला गया, उल्टा चला गया ना, ठीक है। अब कस्टमर ने क्या किया, एक कस्टमर ऑर्डर 1 ग्लास एंड 1 ब्रास वैस एंड इज सेंट appropriately marked boxes, the chance that a customer does not get the ordered vases in correctly marked boxes is, ठीक है। ये अपने करेक्टली फाइंड ना हो, ये अपने करेक्टली जो अपने ग्लास वाले वैसेज है, ग्लास वाले वैसेज में ग्लास वाले वैसेज अपने ग्लास में पैक किए हैं, मतलब जो बॉक्स का नाम है ग्लास, उसमें पैक किए हैं, ठीक है, वो ना मिले, इसको उल्टा मिल जाए, मतलब ग्लास वाले बॉक्स में ब्रास पैक हो जाए, मतलब मिक्सअप हो जाए, ठीक है, करेक्टली ना मिले कस्टमर को, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सो अपने जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ग्लास कितने हैं, 10 ग्लासेस है ना, ठीक है, टोटल 10 ग्लासेस है, मतलब जिसमें ग्लास वैसेज पैक्ड किए हैं, ठीक है। और ब्रास कितने हैं अपने ब्रास हैं 12 बॉक्सेस हैं, जिसमें अपने ब्रास वैसेज पैक्ड करने थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 4 वैसेज एंड बॉक्सेस गॉट मिक्स्ड अप, ठीक है। 4 बॉक्सेस एंड वैसेज, 4 वैसेज एंड बॉक्सेस क्या हो गए, मिक्सअप हो गए, मतलब दो में क्या हो गया, दो में ग्लास जाना था तो अपने ब्रास चला गया, मतलब ऐसे हुआ होगा, ठीक है। और दो अपने इसके ले लेते हैं, जैसे इसमें 8 तो क्या है, 8 तो ग्लास वाले सही हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। और दो क्या है, मिक्सअप हो गए, जो मिक्सड अप है, ठीक है। और वैसे ही ब्रास वाले केस में अपने 10 क्या है, 10 तो ब्रास वाले हैं, और दो क्या हो गए, मिक्सड अप हो गए, ठीक है। ऐसे अपने थोड़ा सा सुपोज कर लेते हैं, इससे अपने क्वेश्चन को करने में इजी रहेगा। तो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है 1 ग्लास एंड 1 ब्रास, ठीक है, 1 ग्लास चाहिए उसको, 1 ब्रास चाहिए, तो क्या होता है कि एंड इज सेंट अप्रोप्रिएटली मार्क्ड बॉक्सेस, ठीक है। तो उसके बाद अपने चांस दैट कस्टमर डज नॉट गेट द ऑर्डर्ड वैसेज ना मिले, उसको अलग वैसेज मिल जाए, ठीक है। जैसे अपने अपने ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लो चांस दैट ये अपने फाइंड करना है, ठीक है। मेथड्स ऑफ वैसेज इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्टली मार्क्ड बॉक्सेस,
ठीक है। अपने नॉट करेक्ट वाले अपने क्या निकाल लेते हैं, उसके फेवरेबल इवेंट्स फाइंड कर लेते हैं। ये कैसे फाइंड करेंगे फेवरेबल इवेंट्स? इसको फाइंड करने के लिए अपने करेंगे, जैसे एक ग्लास आ गया अपने, ठीक है, एक ग्लास में से आ गया 8 केसेस ये आगे, और 2 मिक्सड अप में से आ गया, मान लो मिक्सड अप कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये 2 आ गया, मतलब ये एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, तो ये इनकरेक्ट ही है। दो अपने, एक मिक्सड अप वाला है, एक ग्लास वाला है, ठीक है, इनकरेक्ट ऑर्डर है ना, करेक्ट ऑर्डर नहीं है। करेक्ट ऑर्डर तो तब होता है जैसे ग्लास वाला ग्लास में मिलता, ब्रास वाला ब्रास में मिलता, एक तो चलो सही मिल गया, एक गलत मिल गया, ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है। उसके बाद ऐसे भी हो सकता है कि एक ब्रास वाला मिल जाए और एक अपने क्या मिल जाए, मिक्सड अप वाला मिल जाए, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है कि दोनों ही मिक्सड अप वाले मिल जाए, पहले वाला जो है ये भी मिक्सड अप वाला मिल जाए, दूसरे वाला भी मिक्सड अप वाला मिल जाए। तो टोटल केसेस कितने आ गए, 8 2 16 और 10 2 20 एंड 2 2 4, टोटल केसेस 40 फेवरेबल इवेंट्स आ गए किसके, नॉट करेक्टली मार्क्ड बॉक्सेस ऑब्टेन करने के, ठीक है, वो अपने निकलने के चांसेस अपने फाइंड करने हैं ना। तो टोटल केसेस कितने हैं, टोटल अपने इवेंट्स कितने हैं वो अपने फाइंड कर लेते हैं। टोटल इवेंट्स कौन से होंगे, जैसे 10 ग्लास बॉक्सेस हैं, ठीक है, और 12 क्या है, ब्रास बॉक्सेस हैं, तो 10 इंटू 12, 10 में से कोई भी एक आ सकता है और 12 में से कोई भी एक आ सकता है। पहला 10 में से आ गया, दूसरा 12 में से आ गया, तो टोटल अपने 120 आ गया। उसके बाद क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करें अपने, इसकी चांसेस फाइंड करें, तो 40 अपॉन 120 के इक्वल आ जाएगा, तो ये अपने 1/3 के इक्वल इसकी वैल्यू आ जाएगी। डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। सो इसका डी ऑप्शन राइट आना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी था, इसमें थोड़ा सा थिंकिंग में टाइम लग जाता, जैसे सोचने में काफी टाइम लगता है कि ये अपने कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस खासकर, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, ये अपने देखने में थोड़ा इजी लगते हैं कि क्वेश्चन इजीली अपने हो सकता है, लेकिन अपने जैसे चारों ऑप्शन सही लगते हैं, कभी कभार कि ऐसे होता है कि अपने ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में। सो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। जैसे अपने दोबारा थोड़ा रिपीट कर देता हूं, जैसे 10 ग्लासेस थे ना और 12 ब्रासेस थे, ठीक है, उसमें से अपने 8 क्या है, ग्लास है और 2 मिक्सड अप वाले हैं, और इसमें 10 ब्रासेस हैं, टॉप 2 मिक्सड अप वाले हैं। तो इन नॉट करेक्टली मार्क्ड बॉक्सेस ऑब्टेन करने के अपने चांसेस कौन से हैं, ठीक है, वो फाइंड करने हैं। तो अपने 8 इंटू 2 इसके फेवरेबल इवेंट्स, मतलब एक ग्लास वाला सही आ जाए और एक मिक्सड अप वाला आ जाए, वैसे ही एक ब्रास वाला सही आ जाए और एक मिक्सड अप वाला आ जाए, ठीक है, या फिर दोनों ही मिक्सड अप वाले आ जाए सॉरी, तो ये ऐड करके 40 आ जाएगा। और टोटल केसेस क्या है, 10 इंटू 12, ठीक है, 120, तो अपने 40 अपॉन 120 आ जाएगा 1/3, ये अपने आंसर आ जाएगा इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार्स x एंड y विद टाइम इज गिवन इन बिलो, assuming constant acceleration for each car, which of the following graphs shows that x had higher acceleration than y? तो x का हायर एक्सिलरेशन है y से, ये अपने कौन सा ग्राफ शो कर रहा है। देखो फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं जो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इनसे क्वेश्चन में, ठीक है, उनको जैसे एक्सिलरेशन का बेसिक थोड़ा सा अपने पता होना चाहिए इसके लिए ना। कांस्टेंट एक्सिलरेशन, कांस्टेंट एक्सिलरेशन का क्या मीन्स है, ठीक है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीन्स है जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, लीनियरली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, ठीक है, वो तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे, ये कैसा ग्राफ आना चाहिए अपने वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, सॉरी डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, ठीक है। ए और टी के बीच में भी देख लेते हैं, ए और टी के बीच में तो स्ट्रेट लाइन आएगी, जो कांस्टेंट वाली लाइन आएगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। और अपने डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में जैसे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये अपने क्या होगा, ए की वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू, ये अपने पैराबोलिक चेंज हो रहा है, ऐसे करके अपने डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में ये ग्राफ आना चाहिए। और उसके बाद क्या पूछा है, जैसे x एंड y है, दो चीजें हैं,
उसके बाद एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है फॉर ईच कार, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज दैट एक्स हैड हायर एक्सेलरेशन देन वाई, मतलब एक्स की जो वेलोसिटी है ज्यादा चेंज हो रही है वाई से। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग आ गया, स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है, ये अपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वैसे भी नहीं आएगा ना, तो ये भी अपने गलत है। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन देखें, इसमें हायर एक्सीलरेशन किसका है, एक्स का है, तो एक्स आगे जाएगा ना, एक्स ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा किससे, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आएगा। ऐसे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ना ये, बाकी कोई इतनी प्रॉब्लम में नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन करने में। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन था, तो इजी क्वेश्चन पहले चूज कर सकते हो आप, जैसे पेपर में काफी इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, अपने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ भी हो जाती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के, कि लैंग्वेज सर इतनी लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी मुश्किल होगा, लेकिन जो क्वेश्चन सबसे लंबा होता है वो क्वेश्चन सबसे इजी भी होता है, ठीक है, उसको क्वेश्चन को थोड़ा रीड करके देखें अच्छी तरह, ठीक है, इंग्लिश में नहीं आता तो हिंदी में भी देख सकते हो आप, हिंदी में चेंज करके देख सकते हो ना, कंप्यूटर में अपने वहाँ पीसी के आगे, जैसे ऑनलाइन पेपर होता है आजकल, ठीक है, लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, अनवर, भारती, कोलिन एंड तरुण commute by different mode of transport, namely cycle, auto rickshaw, bus and train. The initial of the mode of transport and the name of the person match in exactly two cases. टू केसेस में मैच हो रहा है, मतलब जैसे तरुण है टी से टी, ठीक है, टी से ट्रेन होना चाहिए, सी से अपने साइकिल होना चाहिए, बी से बस होना चाहिए, अनवर ए से ऑटो रिक्शा होना चाहिए, तो ये दो केसेस में ही सेम मैच हो रहा है, मतलब दो केसेस में सेम मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट की डिस्कस करते हैं, जैसे इफ तरुण ट्रेवल्स बाय ट्रेन, तरुण किससे ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, और कॉलिन राइड्स नाइदर ऑटो रिक्शा नोर बस, ठीक है। या फिर अपने इसकी टेबल बना के सॉल्व करते हैं ना, टेबल बना के इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बाकी टेबल बनाए के बिना भी सॉल्व हो सकता है। जैसे तरुण है पहले, ठीक है, उसके बाद कौन है, अनवर है, अनवर ले लेते हैं, भारती है, और नेक्स्ट है कॉलिन है। इस तरह से पजल्स वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ये डायग्राम बना के आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। जैसे साइकिल है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑटो रिक्शा है, ए लिख देता हूँ ओनली, बस है और ट्रेन है, ठीक है। तरुण क्या चला रहा है, मतलब चला क्या रहा है, मतलब विजिट किससे कर रहा है, ट्रेवल किससे कर रहा है, अपने ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है ना, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर रहा है जो भी, ठीक है, ट्रेन से कर रहा है। बाद में क्या क्या बताया है कि अपने जो कॉलिन है, कॉलिन अपने ऑटो रिक्शा या बस से नहीं जा रहा, तो कॉलिन अपने ऑटो रिक्शा और बस अपने कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब कॉलिन है, कॉलिन ट्रेन से तो जाएगा नहीं, क्योंकि ट्रेन से तो कौन जा रहा है, तरुण जा रहा है ना, तो कॉलिन किससे जाएगा, साइकिल से जाएगा, ठीक है, मतलब साइकिल से ट्रांसपोर्ट करेगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट ये दो दो आगे, उसके बाद टी का टी के साथ मैच हो गया, देखो तरुण का ट्रेन के साथ मैच हो गया और कॉलिन का साइकिल के साथ मैच हो गया, मतलब सी का सी के साथ मैच हो गया। उसके बाद बाकी दो बच गए, उनका मैच आपस में नहीं होना चाहिए, ए का ए के साथ मैच नहीं होना चाहिए, बी का बी के साथ मैच नहीं होना चाहिए, मतलब भारती किससे ट्रेवल कर रही है, बस से ट्रेवल नहीं कर रही, सॉरी बस से ट्रेवल नहीं कर रही ना, भारती ऑटो रिक्शा से ट्रेवल करेगी, सॉरी भारती ऑटो रिक्शा से ट्रेवल करेगी और अनवर बस से ट्रेवल करेगा, ठीक है। इसका अपोजिट ट्रेवल होना चाहिए, क्योंकि दो ही मैच कर रहे हैं, बाकी दो मैच नहीं कर रहे, एग्जैक्टली टू मैचेस है ना। उसके बाद क्या है, ऑप्शन चेक करते हैं, अनवर राइड्स एंड ऑटो रिक्शा, अनवर कोई राइड नहीं कर रहा ऑटो रिक्शा से, बिल्कुल गलत है। अनवर राइड से बस, अनवर राइड से बस बिल्कुल सही है, ठीक है। अनवर किससे राइड कर रहा है, बस से राइड कर रहा है। भारती राइड से बस, भारती बस से राइड नहीं कर रही, ऑटो रिक्शा से राइड कर रही है ना। उसके बाद भारती राइड से साइकिल, साइकिल से तो कॉलिन राइड कर रहा था, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। ये क्वेश्चन था अपने अनवर राइड से बस, तो इजी क्वेश्चन था ये भी। अपने थोड़ा सा
पजल्स के क्वेश्चन हो, थोड़ी टेबल बना लीजिए, टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो, जैसे बैंक में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए डिजीज एवरी इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्ट्स 3 अदर पर्सन ऑन द 5th डे एंड रिकवर्स on an average man and woman are infected in the proportion 4:1। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ वुमेन who were infected by the end of 35 days is closest to, ये अपने फाइंड करना है क्लोजेस्ट वैल्यू इन 35 डेज। ठीक है, 35 डेज में क्या वैल्यू क्लोजेस्ट होगी। देखो एवरी इन्फेक्टेड पर्सन कितनों को इन्फेक्टेड कर रहा है, अपने 3 को इन्फेक्टेड कर रहा है ना। ठीक है, एक पर्सन 3 को इन्फेक्टेड कर रहा है। ठीक है, कितने दिनों में, 5 दिनों में, एंड रिकवर्स, उसके बाद 5 दिनों में अपने 3 को इन्फेक्ट कर दिया, अगले 5 दिनों में। ठीक है, ये तीन को अपने क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, मतलब 3 की स्क्वायर, ये आ जाएगा इन्फेक्टेड वाला। ठीक है, अगले नेक्स्ट 5 दिनों में, 15 दिनों में कितना होगा, 3 की क्यूब आ जाएगा, फिर 3 की 4 आ जाएगा, 3 की 5 आ जाएगा, 3 की 6 आ जाएगा, 3 की 7 आ जाएगा इन 35 डेज। ठीक है, ये 35 डेज में इन्फेक्टेड होंगे। ठीक है, टोटल इन्फेक्टेड होंगे। जैसे फर्स्ट जो पर्सन है 3 को इन्फेक्टेड किया और 3 पर्सनों ने 3 पर्सनों को इन्फेक्टेड किया। ठीक है, लास्ट में 3 का स्क्वायर आ गया ना, रिकवर भी हो रहे हैं ना, एक एक रिकवर भी हो रहा है ना। ठीक है, इनमें से एक एक रिकवर भी हो रहा है। ठीक है, 5 डेज में ये तीनों के तीनों रिकवर भी तो हो जाएंगे, इसलिए 3 का स्क्वायर है, नहीं तो 3 का क्यूब आना चाहिए ना, रिकवर भी हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें, रिकवरी वाला ऑप्शन। तो जैसे 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब आ गया। नेक्स्ट रिकवरी, जैसे 3 की स्क्वायर 9 की तो रिकवरी हो जाएगी ना, 27 इन्फेक्टेड होंगे। ठीक है, टोटल ये आ जाएगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट अपने 3 की पावर 4 आ जाएगा, 3 की पावर 5 आ जाएगा, इस तरह से अपने चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है अपने रेशो, क्या है इसका, 4:4 है, मतलब मैन एंड वुमेन इन्फेक्टेड का। ठीक है, वुमेन इन्फेक्टेड का कितना रेशो है, मैन एंड वुमेन का इन्फेक्टेड रेशो है 4:1। ठीक है, ये रेशो की बना है, मतलब ये जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इन्फेक्टेड हुए, इसमें से 3/5 क्या होंगी, वुमेन होंगी। ठीक है, क्योंकि इधर 1/5 है ना, इंटू 3 आ जाएगा, ये 1/5 इसकी वुमेन का रेशो अपॉन टोटल रेशो इंटू क्या आएगी, टोटल वैल्यू, टोटल पर्सन्स। ठीक है, इसमें आ जाएगा 3 की पावर स्क्वायर अपॉन 5, 3 की पावर 3/5, ये 3 की पावर 4/5, ऐसे ही चलता रहेगा, 3 की पावर 7/5 आ जाएगा। तो इस तरह से अपने एक सीरीज बन जाएगी जीपी की। ठीक है, एक अपने जीपी सीरीज बन जाएगी ना, तो इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये टोटल इन्फेक्टेड पर्सन्स आ जाएंगे इन 35 डेज, टोटल वुमेन पर्सन्स। ठीक है, वुमेन्स आ जाएंगी। उसके बाद क्या करें, अपने 5 तो अपॉन में है। ठीक है, 5 तो अपॉन में रख लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 3 + 3 स्क्वायर, या फिर 3 कॉमन ले लें। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। कॉमन ले लिया 3 को, अपने 3/5 आ गया, ये 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा देंगे अपने, जैसे जीपी का फॉर्मूला अपने सम ऑफ एन जीपी, सम ऑफ ए जीपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a × 1 - Rn/1 - R इफ r इज लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 नहीं है, r की वैल्यू 1 से ज्यादा है ना, 3 है, तो इस केस में अपने ये लगा देंगे a × 1 R-1/Rn-1/R-1, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस केस में क्या है, 3/5 आ गया इंटू 3 की पावर सॉरी a की वैल्यू रख लेते हैं, a की वैल्यू तो 1 ही है। ठीक है, इंटू 3 की पावर 7। ठीक है, n की वैल्यू 7 है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, माइनस में 1/3 - 1, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये तो क्लोजेस्ट टू अपने 3/7 -1 है, इसको अपने क्लोजेस्ट रखते हैं 3 की पावर 7 के। ठीक है,
तो ये 3 की पावर 7 आ जाएगा और ये अपने 3 की पावर 8 हो जाएगा ना टोटल। ये आ जाएगा 5 × 2 10 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद 3 की पावर 8 आ गया अपॉन में 10। 3 की पावर 8 का मीन्स है, 3 की पावर 4 का मीन्स है 81, 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर अपॉन में 10। 81 का स्क्वायर आ जाएगा 6561 अपॉन 10। इसका मीन्स है 65616, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा इधर अपने नोट कर देता हूं मैं, जैसे ये 81 का स्क्वायर आया अपॉन में 10 आया, ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 656 के वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, नियरेस्ट टू 656 आ जाएगी। तो ये अपने क्वेश्चन था, ठीक है, 656 इसका आंसर आना था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक पर्सन 3 को इन्फेक्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने 3 को इन्फेक्ट किया, ये तीनों ने मिलके नेक्स्ट 3 को इन्फेक्ट किया। जैसे एक ने 3 को इन्फेक्ट किया, दूसरे ने 3 को इन्फेक्ट किया, तीसरे ने 3 को इन्फेक्ट किया, टोटल इन्फेक्टेड 3 मतलब 9 हो गए। ठीक है, 9 ही होंगे, रिकवर्स वाला केस नहीं है ये। ठीक है, 9 आ गए। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो 9 ने 3 को अपने इन्फेक्ट किया तो टोटल 27 हो गए। 27 ने 3 को इन्फेक्ट किया तो टोटल 81 हो गए। 81 ने 3 को इन्फेक्ट किया तो 243 हो गए। ऐसे करके एंड ऑन चलता रहेगा 3 की पावर 7 तक, क्योंकि अपने क्या है 7 पेयर्स है ना इसके 5 डेज के। ठीक है, 5 डेज के इंटरवल्स कितने हैं, 7 इंटरवल्स हैं 35 डेज में। सो ये अपने इसका आंसर था 656, सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRS इज ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए क्वार्टर सर्कल एज शोन, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड PQ इज 6 सेंटीमीटर। PQ 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, द एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल का एरिया फाइंड करना है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इजिली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या है, जैसे अपने थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं इसको। ये ड्रॉ कर दिया, इसको एक रेडियस ड्रॉ करते हैं ना इसकी। ठीक है, ये रेडियस आ जाएगी इसकी RP, ये रेडियस आ जाएगी। ठीक है, अपने जो R सेंटर है इसका सर्कल का, इसको सर्कल को पूरा बनाए तो ये R क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा इसका। और अपने P क्या है, सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है। ठीक है, सरकमफ्रेंस और सेंटर को मिलाते हैं तो रेडियस आ जाएगी इसकी। तो RP की वैल्यू अपने कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे RSPQ के इक्वल होगा, ये तो 6 है तो ये भी 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने ट्राइंगल PQS है, इसका एरिया गिवन है। इसका एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख लेते हैं। RS इंटू में हाइट में क्या लिखें, अपने हाइट में अपने PS लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर PQ इंटू PS लिख लें, एक ही बात है। उसके बाद ट्राइंगल PQS का एरिया गिवन है 24, 1.2 इंटू RS की वैल्यू है 6 इंटू PS कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जैसे PS की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर के इक्वल। 8 सेंटीमीटर PS की वैल्यू आ गई। PS की वैल्यू 8 आ गई तो PS और QR क्या है, सेम है। ठीक है, पैरेलल है ना, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो अपने ट्राइंगल PQR में देखें, इन ट्राइंगल PQR। ठीक है, PQR में क्या है, अपने को कैलकुलेट करना है RP की वैल्यू। RP की वैल्यू क्या आएगी, रूट पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगी, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये QR आना चाहिए था ना, QR आएगा 8 सेंटीमीटर। तो PQ की वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू अपने पास है 6 का सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू 8 का स्क्वायर आ गया। 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 8 का स्क्वायर 64 आ गया, टोटल 100 आ गया। 100 का स्क्वायर स्क्वायर रूट अपने 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी किसकी, PR की। PR की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई, मतलब रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद अपने एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल का एरिया किसके इक्वल आएगा, क्वार्टर सर्कल। ठीक है, क्वार्टर सर्कल का एरिया आना चाहिए पाई R स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल।
पाई आर की जगह अपने क्या लिखे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 है, ठीक है। 100 को अपने डिवाइड करें 4 से 25 पाई के इक्वल वैल्यू आ जाएगी, तो 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। सो 25 पाई इसका आंसर आना था। ये क्वेश्चन था अपने मेंसुरेशन का। सो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने द मैक्सिमम टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम फॉर नॉइस इज गिवन टू बी अबाउट 8 hours at 85 decibel and 90 seconds at 110 decibels. Assuming linear noise tolerance responses of the ear can increase of 3 decibel in noise level in this range would reduce the exposure time by roughly. तो ये अपने फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, द मैक्सिमम टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम फॉर नॉइस इज टू बी अबाउट 8 hours। 8 hours अपने क्या है, टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम फॉर नॉइस है, ठीक है, ये गिवन है। चलिए फॉर 85 डेसिबल, 85 डेसिबल के लिए कितने आवर्स है, 8 hours, ठीक है, नॉइस एक्सपोजर टाइम। या फिर 8 hours को अपने सपोज कर लेते हैं मिनट्स में, 8 into 60 दैट इज इक्वल टू 480 मिनट्स, ठीक है, 480 मिनट्स आ गया। उसके बाद क्या है, 110 डेसिबल के लिए क्या गिवन है, 90 सेकेंड्स। 90 सेकेंड्स का टाइम गिवन है किसके लिए, अपने नॉइस एक्सपोजर टाइम, ठीक है, इसके लिए। तो टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम ये गिवन है, तो 90 सेकेंड का मीन्स है कि 1.5 मिनट्स, 1.5 मिनट्स है, ठीक है। अपने क्या फाइंड कर लेते हैं, अपने फाइंड करते हैं टाइम पर डेसिबल, ठीक है, टाइम पर डेसिबल फॉर अपने नॉइस एक्सपोजर के लिए, ठीक है, ये अपने फाइंड करते हैं टॉलरेबल एक्सपोजर के लिए। तो टाइम और किसको, टाइम डिफरेंस को अपने डिवाइड कर देते हैं किसके किसके साथ, अपने डेसिबल डिफरेंस के साथ, डेसिबल के साथ, ठीक है। टाइम डिफरेंस क्या है, 480 माइनस 1.5, ये अपने टाइम डिफरेंस है। और डेसिबल कितना है, ये डिफरेंस अपने ये भी देख लेते हैं, 110 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 85, ठीक है, मतलब टाइम डिफरेंस पर यूनिट डेसिबल, ठीक है, फॉर नॉइज फॉर टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम, ठीक है। मैक्सिमम टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम फाइंड करना है ना, वो अपने चलिए देखते हैं। इसको अपने सॉल्व करेंगे तो 478.5 के इक्वल आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे अपने इक्वल आएगा 25 के, ठीक है। ये वैल्यू लगभग किसके इक्वल आने वाली है, जैसे 25 1 जा 25, ठीक है, और इधर 2 बच गया, 22 बच गया ना, 22 और साथ में 8 आ जाएगा, 25 9 जा लगभग अपने 19 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, 19 मिनट्स के इक्वल आ जाएगी लगभग जो वैल्यू है, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू जो 19 मिनट्स के इक्वल आ जाएगी पर यूनिट डेसिबल, ठीक है, पर यूनिट डेसिबल। ये अपने फाइंड किया है किसके लिए, अपने टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम, ठीक है, टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम, ठीक है। तो अपने क्या फाइंड करना है, अपने 3 डेसिबल के लिए अपने टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम फाइंड करना है, टॉलरेबल रिस्पॉन्स ऑफ द एयर, ये अपने फाइंड करना है ना। तो 3 डेसिबल, फॉर 3 डेसिबल के लिए क्या आ जाएगा, जैसे यूनिट डेसिबल के लिए ये अपने 19 मिनट्स लग रहे हैं टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम में, तो अपने 3 डेसिबल के लिए क्या लगेंगे, 3 into 19 दैट इज इक्वल टू 57 मिनट, ठीक है। ऑप्शन में 57 मिनट गिवन नहीं है, तो अप्रोक्स वैल्यू फाइंड करनी थी, अप्रोक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 मिनट के इक्वल आ जाएगी। सो इसका बी ऑप्शन राइट आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। 7 persons A B C D E and F and G are sitting in a row. E and B are sitting adjacent to each other. F is sitting between D and G. If C is sitting 4 places left of F, who among the following cannot be at the center? सेंटर पे कौन नहीं हो सकता, वो फाइंड करना है। देखो कितने पर्सन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 केसेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
7 पर्सन है। क्या गिवन है, ई एंड बी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, साथ साथ बैठे हैं, ठीक है, साथ साथ कहीं भी बैठ सकते हैं, अभी अपने पोजीशन डिसाइड नहीं है इसकी। एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, एफ भी कहीं हो सकता है डी एंड जी के बीच में, ठीक है। अब डी और जी के बारे में अपने कुछ नहीं कह सकते, राइट, डी राइट पे है या लेफ्ट पे है, जी राइट पे है या लेफ्ट पे है। इफ सी इज सिटिंग 4 प्लेसेस लेफ्ट टू एफ, ठीक है, ये अपने देखते हैं सबसे पहले। सी कहाँ बैठ रहा है, एफ के 4 प्लेसेस लेफ्ट बैठ रहा है ना, ठीक है। जैसे एफ को यहाँ कॉर्नर पे मानने, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। सी यहाँ बैठना चाहिए, एफ को यहाँ मानने 1 2 3 4, तो सी यहाँ बैठना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक केस और बना लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब एफ को यहाँ बिठाते हैं तो सी अपने कॉर्नर पे बैठना चाहिए, बिल्कुल लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर पे बैठना चाहिए ना। चलिए अब अपने क्या फाइंड करना है, सेंटर पे कौन नहीं हो सकता ना, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जैसे इफ सी इज सीटिंग, ये तो हो गया। उसके बाद एफ इज सीटिंग बिटवीन डी एंड जी, एफ डी एंड जी के बीच में, तो फर्स्ट केस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड केस में डी और जी के बीच में हो सकता है, और इधर भी डी और जी के बीच में हो सकता है, ठीक है। ये डी और जी अपने बना लेते हैं, ये लो, ठीक है। उल्टे भी हो सकते हैं ना, अब डी लेफ्ट में और जी राइट में, ऐसे भी हो सकता है कि जी लेफ्ट में हो डी राइट में हो, कोई भी केस पॉसिबल है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। उसके बाद अपने एक स्टेटमेंट और गिवन है, ई एंड बी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, ई एंड बी सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, तो इसमें ई एंड बी सिटिंग एडजेसेंट, ठीक है, साथ साथ बैठ रहे हैं ना, ई एंड बी, ठीक है। इस केस में ई एंड बी अपने साथ साथ बैठ सकते हैं, इसमें भी बैठ सकते हैं ऐसे, तो इसमें भी ई एंड बी सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, इसमें भी बैठ सकते हैं, ठीक है, इसमें भी बैठ सकते हैं। चलो जी, बैठ गए। अब जो फोर्थ प्लेस पे है, सेंटर पे, सेंटर पे कौन नहीं हो सकता, जी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बी हो सकता है, ठीक है, बी भी हो सकता है, इस केस में बी भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। और सी ऑप्शन में डी हो सकता है, डी भी हो सकता है। एफ हो सकता है, एफ नहीं हो सकता, ठीक है। कौन नहीं हो सकता सेंटर पे, ये फाइंड करना था, तो एफ अपने सेंटर पे नहीं हो सकता, ठीक है। एफ को सेंटर पे बना लिया, मान लो एफ को सेंटर पे बना लिया, तो एफ के अपने जो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। एफ के लेफ्ट पे अपने फोर्थ प्लेस पे सी बनना चाहिए, फोर्थ प्लेस अपने अवेलेबल नहीं है इधर, ठीक है, इसलिए अपने एफ को अपने सेंटर पे नहीं रख सकते। वैसे इससे भी अपने कैलकुलेट कर सकते थे, तो डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फ्रॉम एन इनिशियल फुल बकेट वाटर इज ड्रिपिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम द बॉटम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बकेट इज विद वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर अपने फिजिकल साइंसेस का क्वेश्चन है। जैसे कोई बकेट है, ठीक है, अब बकेट में क्या है, वाटर भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर है बकेट, ठीक है, ये अपने फुल ऑफ वाटर है। चलिए जी, उसके बाद क्या होता है कि अपने वाटर इज ड्रिपिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम द बॉटम। अब बॉटम में क्या है, एक होल है, मान लो होल है एक, यहाँ पे होल है, तो यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ड्रिपिंग हो रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, ठीक है। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास कैसे होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि अपने बिल्कुल अपने जो मास के सेंटर में अपने आता है, ठीक है। अगर मास सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक मास हो, तब अपने जाके सेंटर पे होता है। लेकिन इस केस में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ड्रिपिंग हो रही है, ठीक है, तो नीचे वाला जो है, जैसे मान लो ड्रिपिंग के बाद थोड़ा सा अपने पानी निकलने के बाद क्या होता है कि अपने आधा पानी रह जाता है, आधा पानी रह गया तो अपने सेंटर ऑफ मास कहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, ये बिल्कुल नीचे जाके डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि इसका जो टोटल मास है, टोटल मास अपने क्या होगा, नीचे ही तो होगा, बॉटम में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके सारा पानी निकल गया, मान लो बकेट में से सारा पानी निकल गया, बकेट खाली होगी, ठीक है, एम्प्टी होगी। इस केस में क्या होगा कि बकेट के सेंटर पे मास आएगा, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास आएगा, क्योंकि इसका जो सिमेट्रिकल मास आ गया ना, सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में, ठीक है, क्या होता है कि जो अपने इसका सेंटर ऑफ मास है लोकेट करता है कहाँ पे, सेंटर पे इसके, ठीक है।
तो इस केस में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मूव्स डाउनवर्ड फर्स्ट एंड देन मूव्स अप, उसके बाद क्या आ जाता है, अप चला जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। सो ये अपने क्वेश्चन था। रिमेन्स स्टेशनरी बिल्कुल रॉन्ग है, स्टेशनरी तो वैसे नहीं रहने वाला। मूव्स अपवर्ड ऑल द वे, अपवर्ड भी नहीं रहने वाला, डाउनवर्ड भी नहीं रहने वाला ऑल द वे में। ठीक है, हाँ डाउनवर्ड जाता जरूर है, उसके बाद अपवर्ड जाता है। ठीक है, ये केस था इसका। तो ये अपने क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सप्लाई ऑफ फूड टू ए कम्युनिटी इज रिड्यूसिंग एट ए कांस्टेंट रेट एज ए रिजल्ट ऑफ विच द पॉपुलेशन इज डाइंग आउट, इग्नोरिंग other factors, which of these statements can be made about the long term trend for the population? It will eventually die out completely, zero number, it will stabilize at a non zero number, sorry ये इसका ऑप्शन है, बी वाले का है ये। ठीक है, it will increase after reaching a minimum, it will fall and rise rapidly। ठीक है, फॉल एंड राइज रैपिडली, ये भी ऑप्शन इसका है। ठीक है, इसके आगे वाला है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, जैसे सप्लाई ऑफ फूड टू ए कम्युनिटी रिड्यूसिंग एट ए कांस्टेंट रेट। ठीक है, इसके बाद अपने जो पॉपुलेशन और फूड सप्लाई, इसके बीच में ग्राफ बनाते हैं। जैसे उल्टा अपने एक्स एक्सिस पे फूड सप्लाई को रखते हैं और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन को रखते हैं। फूड सप्लाई को एक्स एक्सिस पे रखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना, सीएसआई या नेट में, ऐसे नहीं है कि सिलेबस फिक्स है। अब जैसे मैंने लगभग टॉपिक करवाए हैं, उससे आइडिया लग जाता है कि अपने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उन टॉपिक्स में से आने वाले हैं। बाकी जो क्वेश्चन है कोई भी टॉपिक में से उठा के कैसे भी अपने जनरल सेंस से, जैसे जो कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाता है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फूड सप्लाई है, जैसे वो पॉपुलेशन से किस तरह से क्या करता है, वेरी करता है। जैसे फूड सप्लाई इंक्रीज है, अपने डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड सप्लाई अपने क्या है, ज्यादा है। ठीक है, फूड सप्लाई ज्यादा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फूड सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, फूड सप्लाई भी ज्यादा होगी ना इस केस में। तो फूड सप्लाई अपने ज्यादा है मान लो। उसके बाद क्या हो रहा है कि फूड सप्लाई डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव सेंस में बनाते हैं थोड़ा सा तो ज्यादा समझ आएगा। फूड सप्लाई डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है तो पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि पॉपुलेशन को अपने फूड नहीं मिलेगा ना। ठीक है, धीरे धीरे करके कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है। उसके बाद फूड सप्लाई क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। जैसे इधर नेगेटिव नहीं हो रही, इधर मान लो 0 हो रही है, इधर अपने कुछ भी मान लेते हैं। फूड सप्लाई इनिशियली ओरिजिन पे अपने मान लेते हैं, मान लो 100 थी, 100 के बाद धीरे धीरे करके फूड सप्लाई 0 हो रही है, मतलब फूड सप्लाई नहीं हो रही। तो एक केस ऐसा आएगा लॉन्ग टर्म के बाद, जो फूड सप्लाई 0 होने के बाद, कि अपने पॉपुलेशन को फूड मिलेगा ही नहीं। ठीक है, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इस केस में क्या होगा कि अपने इवेंचुअली धीरे धीरे करके क्या होगा, पॉपुलेशन डाई होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मरना स्टार्ट हो जाएंगे लोग। ठीक है, खाने के बगैर। सो अपने क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही अपने इसका आंसर है। जैसे इट विल इवेंचुअली डाई आउट कंप्लीटली। ठीक है, धीरे धीरे करके जो पॉपुलेशन है डाई आउट कंप्लीटली हो जाएगी। लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए पूछा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में अपने डाई नहीं होगी। उसके बाद अपने इग्नोरिंग ऑल द फैक्टर, अदर फैक्टर को इग्नोर करना है, ओनली फूड सप्लाई को मेंशन करना है। तो इस केस में क्या होगा कि अपने इट विल इवेंचुअली डाई आउट कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन क्या होगी, डाई आउट हो जाएगी, इट विल। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, three cyclists P, Q and R moves on a circular path in the same direction with speeds 18, 27 and 36 km per hour respectively. The circumference of the circular path is 5.4 km. After a lapse of how much time
वुड दे ऑल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। चलिए क्वेश्चन में क्या है, जैसे 3 साइकिलिस्ट है, एक पॉइंट ए बी सी 3 साइकिलिस्ट अपने मान लेते हैं, एक अपने स्टार्टिंग पॉइंट से क्या करते हैं कि ये साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं ना सेम डायरेक्शन में, ठीक है, मान लो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए इस डायरेक्शन में क्या है, ए 18 की स्पीड से जा रहा है, बी 27 की स्पीड से जा रहा है और सी जा रहा है 36 की स्पीड से, ठीक है। पूरा साइकिल कंप्लीट करने में 5.4 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 5.4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में तीनों को टाइम कितना लगने वाला है वो अपने काउंट कर लेते हैं, वो अपने फाइंड कर लेते हैं। देखो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर ए के लिए, अपने ए के लिए टाइम निकालते हैं तो 5.4 किलोमीटर है, इसको 18 से डिवाइड करेंगे 0.3 आवर्स अपने टाइम लगेगा। बी के लिए टाइम कितना लगेगा, बी के लिए टाइम लगना चाहिए 5.4 को 27 से डिवाइड करें अपने 0.2 आवर्स लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सी के लिए टाइम निकालें, ये कितना लगेगा, ये अपने लगेगा 5.4 अपॉन 36, ठीक है। 5.4 को 36 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 36 वन जा 36, 35 36 5 जा 181, 0.15 आवर्स ये अपने टोटल टाइम लग जाएगा सी के लिए। तो एबीसी के लिए टाइम आ गया, उसके बाद क्या काउंट करना है, क्या फाइंड करना है, ठीक है। इसमें आफ्टर लैप्स ऑफ हाउ मच टाइम वुड दे ऑल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद अपने लास्ट में दूसरी बार ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे ये अपने फाइंड करना है। देखिए तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इस केस में, ठीक है। ऐसे केस में तीनों का एलसीएम ले लेते होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मिनट्स में फाइंड करें, जैसे ये 18 मिनट्स का टाइम आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई किया है ना, ये 12 मिनट का टाइम आ जाएगा और अपने इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 मिनट का टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है तीनों को, 18 12 एंड 19। ये तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट जैसे सेकंड वीडियो है, शायद सेकंड या थर्ड वीडियो है मेरी एचसीएफ एंड एलसीएम की, वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर। चलिए इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 36। तो 36 मिनट्स के बाद तीनों वापस क्या होंगे, एक पॉइंट पे तीनों मिलेंगे, ठीक है। तो 36 मिनट के बाद मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे ना, इसके आफ्टर 2 रोटेशंस, इसके 3 रोटेशंस और इसके 4 रोटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे इस केस में। सो ये अपने क्वेश्चन था, इसके 36 मिनट्स, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्कोर ऑफ द 6 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप ए इन एग्जामिनेशन आर 38 45 42 58 62 and 55 in the same examination. The scores of the 6 students of group B of size 7 are 38 41 44 46 49 and 52, where one score is missing. If the arithmetic mean of the score of the two groups are same, then what is the missing number? तो मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ये आप होमवर्क में क्वेश्चन कर सकते हो। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। अर्थमेटिक मीन इक्वल है ना दोनों का, तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस क्वेश्चन को करने में। कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो आप, ठीक है। और अपनी तैयारी को जारी रखें, तैयारी को ढीली ना पड़ने दें। पेपर के नज़दीक ऐसा होता है कि अपनी तैयारी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, ठीक है। स्लो नहीं करनी प्रिपरेशन को, हाँ ऐसे है कि अपने जो एग्जाम से एक दिन पहले रिलैक्स करना है, ठीक है। एक दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना, अपने अच्छी तरह से एंजॉय करो, ठीक है, पार्टी करो और अगले दिन पेपर आराम से दे सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर enclosing an area M if the same wire is bent to form a circle, if the area enclosed with will be, area find करना है। देखो एक वायर है, ठीक है, वायर को अपने स्क्वायर में अपने क्या किया, बेंट किया है और स्क्वायर का एरिया कितना गिवन है, M के इक्वल गिवन है। अब इसके बाद सेम वायर को बेंट किया है एक सर्कल के इक्वल,
ठीक है। तो एरिया क्या फाइंड होगा, सर्कल का एरिया कितना होगा वो अपने फाइंड करना है ना। जैसे एरिया स्क्वायर का m है तो इसकी अपने एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, ए साइड मान लेते हैं ना इसकी, ए स्क्वायर इक्वल टू m आ जाएगा, ए की वैल्यू रूट m आ जाएगी, इसकी साइड की वैल्यू रूट m आ जाएगी ना। ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर दोनों का सेम होगा, सर्कल और स्क्वायर का। ठीक है, क्योंकि दोनों के वायर सेम है ना, सेम लेंथ के हैं, तो लेंथ ही तो होती है पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 रूट m के इक्वल पेरीमीटर आ जाएगा, और 4 रूट m में इसका पेरीमीटर होगा किसका, सर्कल का। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल के पेरीमीटर को 2 पाई r के इक्वल लिखते हैं, इसको 4 रूट m के इक्वल आ गया। ठीक है, तो एरिया फाइंड करना है सर्कल का, इसकी रेडियस फाइंड करें, जैसे अपने रेडियस फाइंड करें, 4 रूट m को डिवाइड कर देंगे 2 पाई से, ये वैल्यू आ जाएगी 2 रूट m अपॉन पाई के इक्वल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया किसके इक्वल आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर की वैल्यू 2 रूट m अपॉन पाई आ जाएगी। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे अपने, पाई इंटू 4m अपॉन में पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक 4m अपॉन पाई आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आएगा। तो ये अपने सी ऑप्शन राइट आना था, बिल्कुल अपने मेंसुरेशन के 2-3 क्वेश्चन आ गए ना। ठीक है, इस तरह से अपने मेंसुरेशन के काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड भी, मेंसुरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आराम से। तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसने एक भी टॉपिक नहीं किया वो अपने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की वीडियो देख सकता है, और नंबर सिस्टम और देख सकता है, नंबर सिस्टम की भी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, जिसने एक भी टॉपिक नहीं किया उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। और पेपर तो देखना ही देखना है, जो पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये तो जरूर देखना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स वन कैन बाय फॉर 10 लाख। 10 लाख रुपए है, उससे अपने क्या करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स बाय करने हैं। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स बाय कर सकते हैं 10 लाख रुपए से, वो अपने फाइंड करना है। जैसे 0.25 कैरेट का अपने जो डायमंड है, इसका कॉस्ट है 1 लाख पर कैरेट, 1 लाख पर कैरेट अपने कॉस्ट है, अपने मैक्सिमम डायमंड्स बाय करने हैं ना। जैसे मान लो 0.5 कैरेट का जो डायमंड है, इसका 2 लाख पर कैरेट अपने कॉस्ट है, और 10 नंबर ऑफ 10 इन स्टॉक है। ठीक है, एक कैरेट का जो डायमंड है इसका कॉस्ट 4 लाख है, वैसे 2 कैरेट का कॉस्ट 8 लाख है। तो अपने क्या अपने फाइंड करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स लेने हैं, तो अपने सस्ते वाले डायमंड्स खरीदेंगे ना। ठीक है, महंगे डायमंड्स खरीदेंगे तो अपने पहले ही क्या होंगे, आउट ऑफ मनी हो जाएंगे। 10 लाख है ओनली। ठीक है, तो 0.25 कैरेट के अपने कितने डायमंड्स ले सकते हैं, 20 के 20 डायमंड्स ले सकते हैं क्या। ठीक है, 1 लाख पर कैरेट है, मतलब 1 लाख में 4 कैरेट अपने जो 0.25 के अपने 4 आ जाएंगे ना। 20 को अपने 1 से इंटू करें 1 लाख। ठीक है, इसको 0.25 से इंटू करेंगे, अपने कितने आ जाएंगे, देखो कितना अमाउंट आ जाएगा, 5 लाख। 5 लाख के 20 डायमंड्स आ जाएंगे, कौन से, 0.25 कैरेट के। ठीक है, इसके बाद क्या है, अपने पास रिमेनिंग 5 लाख है। 5 लाख के अपने जो 0.5 कैरेट के डायमंड है, इसकी कॉस्ट है 2 लाख पर कैरेट। ठीक है, 2 लाख पर कैरेट इसकी कॉस्ट है, और अपने टोटल 10 डायमंड्स है अपने पास। देखो 2 लाख पर कैरेट है ना, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 0.5 के 2 डायमंड आ गए, साइज के 2 डायमंड आ गए ना, कितने में, 1 लाख में। ठीक है, 1 लाख में 2 डायमंड आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपने टोटल कितने आ जाएंगे, 5 लाख में कितने डायमंड आने चाहिए, 5 डायमंड्स आ जाएंगे टोटल। अपने इधर कितने डायमंड्स आ रहे हैं, 20 डायमंड्स आ रहे हैं। ठीक है, और इधर कितने डायमंड्स आ रहे हैं, 5 डायमंड्स आ रहे हैं ओनली। तो टोटल कितने डायमंड्स अपने खरीद सकते हैं, मैक्सिमम 25 डायमंड्स अपने खरीद सकते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा समझें, इसमें अपने 10 लाख है टोटल अमाउंट, तो अपने 20 के 20 डायमंड अपने खरीदने में कितने पैसे लगेंगे, 0.25 कैरेट के। ठीक है,
0.25 कैरेट का डायमंड है, अपने 1 लाख पर कैरेट का प्राइस है। पर कैरेट में कितने डायमंड्स आ रहे हैं, इसके 4 डायमंड्स आ रहे हैं, ठीक है, 4 डायमंड एक कैरेट में आ रहे हैं, तो अपने कितना कैरेट खरीद सकते हैं, 5 कैरेट खरीद सकते हैं ना। 5 कैरेट का प्राइस 5 लाख आ जाएगा, ठीक है, तो 5 कैरेट का प्राइस 5 लाख आ जाएगा, तो अपने 20 के 20 डायमंड खरीद सकते हैं। तो इसमें अपने क्या है, 1 कैरेट का प्राइस 2 लाख है, जो अपने 0.5 है, 0.5 के 2 डायमंड्स आ जाएंगे 1 कैरेट में, ठीक है, 1 कैरेट में आ जाएंगे, मतलब 2 लाख में कितने डायमंड्स आएंगे, 2 डायमंड आएंगे, ठीक है। इस केस में तो 5 लाख में कितने डायमंड्स आएंगे, 5 डायमंड आ जाएंगे ना, तो टोटल अपने 25 डायमंड्स आएंगे, तो बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मार्क्समैन हैड 4 सक्सेसेस इन 6 attempts. What is the probability that he had 3 consecutive success? 3 consecutive success होने चाहिए, इसकी probability फाइंड करनी है। चलो, मार्क्समैन के पास 4 सक्सेसेस इन 6 attempts, ठीक है, टोटल इवेंट्स कितने होंगे ये अपने देख लेते हैं। 6 में से 4 सक्सेसेस हो रहे हैं, मतलब इसके जो टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है, टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितने आएंगे, 64, या फिर 6 × 5 अपॉन में 2 आ जाएगा, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 15 टोटल इवेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है, 4 सक्सेसेस में से कैसे होने चाहिए, 3 कंसेक्यूटिव सक्सेस होने चाहिए। मतलब क्या है, जैसे ये अपने 6 अटेम्प्ट्स ले लिए, उसमें से 3 कंसेक्यूटिव सक्सेस होने चाहिए, ठीक है। बाकी सक्सेस कैसे भी हो सकते हैं, अपने ये सक्सेस भी हो सकता है और ये फेलियर भी हो सकता है, ये भी फेलियर हो सकता है। तो इन तीनों को अपने क्या माने, एक माने, तीनों को एक सिंगल वैल्यू मानने, मान लो P मान लिया, इसको सिंगल वैल्यू मान लिया। तो इस केस में क्या होगा कि अपने जो 4 नंबर्स बन रहे हैं, इनका अरेंजमेंट करना है, ठीक है। इसका अरेंजमेंट करने के मेथड्स कितने होंगे, इसका अरेंजमेंट करने के मेथड, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक पे जाओ, जैसे मैथमेटिक का अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हैं वो फाइंड करना हो, ठीक है। इंग्लिश का अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हैं वो फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करते थे, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, इसका फैक्टोरियल अपॉन में, जैसे फैक्टोरियल ये जनरल फॉर्मूला था, n अपॉन में फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, और p क्या है, जो अपने रिपीटेड अल्फाबेट्स, और ये q रिपीटेड है, ये भी r भी रिपीटेड है। सेम एज इट इज इसमें क्या है, फैक्टोरियल 4 टोटल अल्फाबेट्स है, रिपीटेड वाले इसको एक काउंट करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसको एक काउंट करेंगे तो टोटल अपने क्या आ जाएंगे, रिपीटेड वाले जो 2 हैं, फेलियर 2 है ना, तो फैक्टोरियल 2, ये p और s है, अलग अलग है, ठीक है, ये एक जैसे नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ये टोटल क्या आ जाएगा, 4 × 3, 12 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब 12 में से भी थोड़ा सा ध्यान दें, इसके अरेंजमेंट टोटल 12 जरूर आ रहे हैं, इसको तीनों को इकट्ठा एक मानने पे, अब ये तीनों इकट्ठे एक मानना है, इसको मैंने मान लो PSFF है, ठीक है, और ये अपने इसको लिखें SPFF, या फिर इसको लिखें अपने FFPS, या लिखें अपने SP नहीं, FFSP, या फिर इसको लिखें FPSF, या लिखें इसको FSPF, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे हैं, देखो एक जैसे है ना, क्योंकि P में क्या है, 3S है, 3 कंसेक्यूटिव क्या है, सक्सेस है, इसमें भी 3 कंसेक्यूटिव सक्सेस है, टोटल 4 कंसेक्यूटिव सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम 3 होने चाहिए, तो 4 भी तो हो सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, 3 कंसेक्यूटिव सक्सेस है, और इसमें भी 3 कंसेक्यूटिव सक्सेस है, और इसमें भी 3 कंसेक्यूटिव सक्सेस है, इसमें भी 3 कंसेक्यूटिव सक्सेस है। तो 3 केसेस ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं आउट ऑफ 12 केसेस जो थे, इनमें अपने 3 केसेस ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो ये 3 केसेस क्या होंगे, फेवरेबल इवेंट्स काउंट करेंगे, जो फेवरेबल इवेंट्स फाइंड करेंगे तो उसमें से माइनस हो जाएंगे, जो 12 केसेस थे
3 माइनस हो जाएंगे तो फेवरेबल में अपने 9 इवेंट्स ही आ जाएंगे, ठीक है। तो 9 इवेंट्स आ जाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 9/15। 9/15 इज ए ऑप्शन, सो ए ऑप्शन इसका राइट आएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आना चाहिए इस केस में, सो ए ऑप्शन राइट आएगा। तो ये था अपने CSI नेट नवंबर 2020 का सॉल्यूशन। फिजिकल साइंसेज के क्वेश्चंस थे, इसमें अपने फिजिकल साइंसेज का मैंने पेपर का सॉल्यूशन अपने डिस्कस किया। मैथमेटिकल साइंसेज के अलग पेपर्स हैं, उसके बारे में भी मैं थोड़ा डिस्कस कर सकता हूँ अगर टाइम बचा तो, ठीक है। जैसे और मेरा थोड़ा सा ट्राई रहेगा कि 2-3 पेपर्स और अपलोड हो जाए, ठीक है, जिससे कि आपके जो प्रीवियस ईयर में थोड़ी सी कमांड बन जाए, आपके अच्छे थोड़े से प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने जो नए क्वेश्चंस भी आ जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ग्रो हो जाएगा ना, कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने से, क्वेश्चन सॉल्विंग की जो प्रैक्टिस है ये अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये अपने जैसे एक मैंने पहले भी CSI नेट का फरवरी 2022 का सॉल्यूशन डाला, वो भी आप देख सकते हो जिसने नहीं देखा। बाकी कई बच्चे हैं बहुत रेगुलर मेरी वीडियो को देख रहे हैं और इंतजार करते हैं कि सर की वीडियो कब आएगी, कब वीडियो देखेंगे सबसे पहले, जैसे कमेंट्स भी आते हैं कई बच्चों के, ठीक है। तो मेरी भी थोड़ी मजबूरी रहती है कि वीडियो नहीं बना पाता, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सो जैसे 6, 7, 8 को आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दें, और घर का काम खासकर जैसे औरतें हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, उनको घर का काम कम करें, पढ़ाई में दिमाग ज़्यादा लगाएं, जिससे कि आपका जो पेपर है क्लियर हो सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आगे के लिए जैसे नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं देख लूँगा कोई भी सॉल्यूशन, अपने एक और लेक्चर का अपने सॉल्यूशन डालेंगे जो अपने आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, पेपर का सॉल्यूशन डालेंगे ना। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।